जोहार। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा सीरीज जो नेट को ध्यान में रख के स्टार्ट किया गया है, ये वैसे कैंडिडेट जिनका 17 जुलाई को नेट का एक पेपर है, वो चाहे तो आज इनर प्रोडक्ट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जिससे क्वेश्चंस अक्सर बनाए जाते हैं पेपर में, रिवीजन कर सकते हैं। वैसे स्टूडेंट्स जो सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं, या वो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, या थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, वो सेमेस्टर के क्लासेस के साथ साथ आईआईटी जेम, नेट जेआरएफ व गेट की क्लासेस बिल्कुल उसी फी पर कर सकते हैं। आइए, कल हम लोगों ने देखा कि क्वाड्रेटिक फॉर्म, अगर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया है, उससे हम कैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स लाएंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया गया है तो उससे हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अगर मैट्रिक्स हमने लिख लिया, फिर वो डायगोनलाइजेबल है कि नहीं, ये कैसे देखेंगे। उसको डायगोनलाइजेबल फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद हमने देखा कि क्या वो पॉजिटिव डेफिनिट है, नेगेटिव डेफिनिट है, पॉजिटिव सेमी डेफिनिट है, नेगेटिव सेमी डेफिनिट है, या इनडेफिनिट है। वो हमने देखना शुरू किया। फिर हम लोगों ने कल देखा कि अगर एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया गया एक्सप्रेशन है, तो वो पॉजिटिव डेफिनिट कब होगा, उसका शॉर्टकट ट्रिक हमने देखा। कैसे हम तुरंत ये डिसाइड कर लेंगे कि ये पॉजिटिव डेफिनिट होगा कि नहीं। हमने बाइलिनियर को जाना, बाइलिनियर को बस कुछ ही सेकेंड में चेक करने के टेक्निक को भी जाना। आज हम लोग उसी कड़ी में इनर प्रोडक्ट को देखते हैं। इनर प्रोडक्ट में देखेंगे कि कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर अक्सर नेट में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके डिफिनेशन को जानते हैं। हालांकि डिफिनेशन से क्वेश्चन का बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं जोड़ेंगे, उसको हम लोग कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसके डिफिनेशन को देखते हैं। डिफिनेशन क्या होता है? लेट V be the real vector space। ये पता है आपको कि वेक्टर स्पेस क्या है, ठीक है। लेट V be the real vector space। सपोज to each pair of vectors u comma v belongs to कैपिटल V। ये कैपिटल V क्या डिनोट करता है? वेक्टर स्पेस को, और u और v इस वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को, ठीक। सपोज टू each pair of vectors u v belongs to v, they are assigned a real number u. This function is called an inner product if it satisfies the following axioms। क्या है वो axioms?
कॉस्ट। लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर ए यू वन प्लस बी यू टू और भी हो तो इसका इनर प्रोडक्ट हम लिखेंगे ए यू वन भी प्लस बी यू टू। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सिमेट्री, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हमने क्या देखना है कि यू भी इक्वल टू भी यू। ठीक। अब थर्ड प्रॉपर्टी इसका क्या आ जाता है? थर्ड प्रॉपर्टी आ जाता है इसका पॉजिटिव डेफिनेट। थर्ड प्रॉपर्टी इसका क्या आ जाता है? पॉजिटिव डेफिनेट। पॉजिटिव डेफिनेट किसको कहते हैं कि अगर यू कोई भी का वेक्टर है तब ये खुद के साथ इसका इनर प्रोडक्ट, खुद के साथ इसका इनर प्रोडक्ट हमेशा जीरो से बड़ा होगा, खुद के साथ जीरो के बराबर और बड़ा होता है। और अगर ये जीरो दे रहा है एंड खुद के साथ इनर प्रोडक्ट इसका जीरो दिया, इफ एंड ओनली इफ यू इक्वल टू जीरो, इसको कहते हैं पॉजिटिव डेफिनिट प्रॉपर्टी। तो एक वेक्टर स्पेस को, वेक्टर स्पेस के बारे में हम लोग पता है, किसी भी वेक्टर स्पेस को इनर प्रोडक्ट स्पेस अगर कहना हो तो ये तीन प्रॉपर्टीज इसके पास होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टीज? पहला, लिनियरिटी होनी चाहिए, अगर इस फॉर्म में हमारे पास वेक्टर है तो हम उसको लिख सकते हैं इससे। फिर सेकेंड, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अगर u और v का हम इनर प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो v और u के इनर प्रोडक्ट के बराबर होनी चाहिए। और थर्ड प्रॉपर्टी पॉजिटिव डेफिनेट। अगर किसी वेक्टर स्पेस में ये तीन प्रॉपर्टीज हैं तो हम उस वेक्टर स्पेस को इनर प्रोडक्ट स्पेस भी कहने लगते हैं। अब हम विभिन्न प्रकार के स्पेस के अनुसार इनर प्रोडक्ट को देखेंगे। ठीक है, हमारे पास कई तरह के स्पेसेस हैं, उनमें इनर प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से डिफाइंड होता है। जैसे पहला, अगर हम Rn में देखते हैं, हाँ, इस वेक्टर स्पेस में इनर प्रोडक्ट अगर u और v इसके पास दो वेक्टर्स हैं तो यहाँ इनर प्रोडक्ट डिफाइन होगा u का ट्रांसपोज v। अगर हम सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कि हम सी ए बी में या सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल फंक्शन में हम देखना चाहते हैं ऑन इंटरवल ए बी में, तो अगर पोलिनोमियल हो या सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन में की बात हो, वहां इनर प्रोडक्ट डिफाइंड होता है इंटीग्रेशन के टाइप ए से बी एफ ऑफ टी जी ऑफ टी डी। ठीक है, इस स्पेस में ये हमारा इनर प्रोडक्ट है। अगर हम एक तीसरे टाइप का स्पेस लेते हैं, सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस, ये भी वेक्टर स्पेस बनाता है। अगर मान लेते हैं ये m है, ये किसको डिनोट करता है? सेट ऑफ ऑल mn मैट्रिसेस, यानी जिसका ऑर्डर क्या है? m/n। तब इसमें अगर हम ए और बी दो मैट्रिसेस लिए हैं और इन दोनों का इनर प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं इस वेक्टर स्पेस में, तो क्या दे देता है? ये ट्रेस ऑफ बी का ट्रांसपोज ए, ये दे दिया हमारा। इस स्पेस में इनर प्रोडक्ट डिफाइन है। इसी तरीके से अलग अलग स्पेसेस में इनर प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से डिफाइन होते हैं। ठीक, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक हिल्बर्ट स्पेस आता है, उसको जानने के बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन में जाएंगे कि कैसे अगर क्वेश्चन हमको इस नेट वाले एग्जाम में मिलता है तो क्या पैटर्न हो सकता है उसका।
अब हम लोग जानते हैं हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है? लेट भी बी द let V be the vector space of all infinite. Let V be the vector space of all infinite sequences of real numbers जिनमें सीक्वेंस का फॉर्म होगा A1, A2 डॉट डॉट इत्यादि। Let V be the vector space of all infinite sequences of real numbers satisfying the property कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है? समेशन I equal to 1 to infinity AI स्क्वायर, दैट इज A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, ये हमेशा लेस देन इंफिनिटी होगा। ठीक है, लेस देन इंफिनिटी होगा। लेट U इक्वल टू A1 A2, ये एक वेक्टर है, एंड V इक्वल टू B1 B2, ये दूसरा वेक्टर है। देन वेक्टर एडिशन कैसे डिफाइंड है? यहाँ U प्लस V इक्वल टू A1 प्लस B1 A2 प्लस B2, इस तरीके से ये A प्लस बी डिफाइंड है। अगर हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड देखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा KA1 KA2, ये हमारा हिल्बर्ट स्पेस में वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से डिफाइन होता है। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं। तो अगर हम इनर प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं U और V दो वेक्टर्स का, तो इसका इनर प्रोडक्ट हो जाता है A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस डॉट 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 डॉट, ये है इनर प्रोडक्ट हिल्बर्ट स्पेस में लिखा। हिल्बर्ट स्पेस में हमने क्या देखा कि हिल्बर्ट स्पेस एक वेक्टर स्पेस है। हिल्बर्ट स्पेस सबसे पहले क्या है? एक वेक्टर स्पेस है। ये मान लेते हैं इस वेक्टर स्पेस को हम हिल्बर्ट स्पेस कहना चाह रहे हैं। इस वेक्टर स्पेस को, जिसका नाम अगर हम H दे दें, इसको हम वेक्टर स्पेस कहना, वेक्टर स्पेस है, इसको हम हिल्बर्ट स्पेस कहना चाह रहे हैं। तो वेक्टर स्पेस है, इसका मतलब इसके पास बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर में। ठीक है, इसके पास कितने इन्फिनिट एलिमेंट्स हैं। अब इसको अगर हम हिल्बर्ट स्पेस कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स एक सीक्वेंस है। और कैसा सीक्वेंस है? इनफाइनाइट सीक्वेंस है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं 1/n एक सीक्वेंस है, 1/n स्क्वायर एक दूसरा सीक्वेंस है, n प्लस n/n+1 एक सीक्वेंस है। आप यहाँ पुट करते जाए, कोई नया चीज आते चला जाएगा, आते चला जाएगा, आते चला जाएगा। उस तरीके के पास, इस तरीके इसके पास एलिमेंट्स है। यानी कि H क्या है? हमारा सीक्वेंस का कलेक्शन है। और सीक्वेंस के क्या नेचर है कि वो सीक्वेंस को अगर स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं तो वो लेस देन इंफिनिटी है। इसका मतलब ये कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हैं जब उनका हम समेशन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सीक्वेंस के कलेक्शन को जो स्क्वायर करके ऐड करने पर कन्वर्जेंट हो जाए, उस स्पेस को हम, उस वेक्टर स्पेस को हम हिल्बर्ट स्पेस कहने लगते हैं। और वहां इनर प्रोडक्ट हम डिफाइन करते हैं इस टाइप में कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना होता है। ये हो गया हमारा हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या हमने देखा? इनर प्रोडक्ट क्या है, अलग अलग स्पेसेस में इनर प्रोडक्ट किस तरीके से डिफाइंड होते हैं।
वो दो तीन को हमने देखा। फिर हमने हिल्बर्ट स्पेस को जाना, हिल्बर्ट स्पेस के एलिमेंट के नेचर को जाना कि वो सीक्वेंस के फॉर्म में होते हैं और उनका स्क्वायर करके समेशन कर देने पर वो कन्वर्जेंट होते हैं, यानी कि लेस देन इन्फिनिटी होते हैं। और उसमें उनके किसी भी वेक्टर का अगर हमको समेशन का ऐड करना है तो इस फॉर्म में ऐड होंगे, और स्केलर मल्टीप्लाई करना है तो इस फॉर्म में ऐड मल्टीप्लाई होंगे। ये उसका इनर प्रोडक्ट है। आगे हमने एक कहावत कहा था दोस्तों कि दो लाइनें थी कि ये जो आसमां सामने उठा हुआ है, थोड़ी दूर नजर बढ़ा के देखो वही आसमां झुका हुआ है। कोई आपसे आगे न था न होगा, बस आप चलना शुरू करो, देखोगे सारा जहां रुका हुआ है। हम लोगों को बस चलना स्टार्ट करना है। आप कौन कहाँ है, कितने पीछे हम हैं, इसकी चिंता छोड़ दीजिए, बस चलना स्टार्ट कीजिए। एक न एक दिन आप अपने लक्ष्य को जरूर पाएंगे। चलिए, हम लोग अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट की बात, अगर एक दो क्रॉस दो मैट्रिक्स को पॉजिटिव डेफिनेट दिखाना है, अगर मान लिया जाए अ रियल टू क्रॉस टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ रियल टू क्रॉस टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए बी सी डी, ये क्या है, दो क्रॉस दो, और हमने कह दिया है कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होता है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो यहाँ हम इसका अगर ट्रांसपोज करते हैं तो ये तभी संभव है जब बी सी आपस में बराबर हो जाए। इसका मतलब हम इसी मैट्रिक्स को लिखेंगे ए बी बी डी, या सी सी लिख देंगे दोनों जगह, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस दो क्रॉस दो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर हमको पॉजिटिव डेफिनेट कहना है, हमने कल भी देखा था कि अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया गया है, अगर ये स्पेशल क्वाड्रेटिक फॉर्म था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर था, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को हमको पॉजिटिव डेफिनेट दिखाना था तो हमने क्या किया था, ए को ग्रेटर देन जीरो और इसके डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन जीरो दिखाना होता था। अगर ऐसा होता तो ये पॉजिटिव डेफिनेट होता, अदरवाइज नहीं होता। यहाँ हम लोगों को क्या करना है, अगर दो क्रॉस दो मैट्रिक्स दिया गया है और हमको पूछ रहा है कि क्या ये पॉजिटिव डेफिनेट है, इसके दो तरीके हैं। या तो आप इसके आइगन वैल्यू निकाल करके वहां से भी चेक कर दें, या फिर और भी तरीके हैं, लेकिन सबसे शॉर्टकट तरीका जो है, जो हमारा समय बचाएगा, वो ये कि क्या चेक करना है हमको कि ए कॉमा डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि ए और डी जीरो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। यही दो चीजें अगर हम चेक कर देते हैं दो क्रॉस दो मैट्रिक्स में, तो हम इसको कह देंगे ये हमारा पॉजिटिव डेफिनेट है। ठीक है, कोई भी दो क्रॉस दो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, और रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो हम अगर उसको पॉजिटिव डेफिनेट कहना चाह रहे हैं तो डायगोनल एलिमेंट हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और इसका डिटर्मिनेंट भी पॉजिटिव। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर बनेगा। और देखिएगा, हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिल जाए। क्वेश्चन,
जैसे क्वेश्चन है ए 1 3 3 4, इसको चेक करना है कि क्या ये पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, डायगोनल एलिमेंट हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। 1,4 ग्रेटर देन 0, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमको चेक करना है इसका डिटर्मिनांट। डिटर्मिनांट क्या निकालेंगे, 4 इंटू 1 4 माइनस 3 3 जा 9, यानी कि हो गया -5। ये लेस देन 0 हो गया। हमको होना चाहिए था ग्रेटर देन 0, डिटर्मिनांट को भी पॉजिटिव आना था, लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब नॉट पॉजिटिव डेफिनेट। खत्म। हमको इसके आइगन वैल्यू पर झमेला ही नहीं पड़ना है, और भी चीजें हमको जानना ही नहीं, बस ये 2 लाइन लिखना है और हमको कह देना है कि ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है। क्वेश्चन और देते हैं। आपको हम यही सलाह बार बार देंगे कि अगर कोई नेशनल लेवल के एग्जाम क्वालिफाई करना हो, चाहे आईआईटी जेम हो, चाहे नेट हो, चाहे गेट हो, आप लीनियर अलजेब्रा के लिए सोम सीरीज को जरूर पढ़ें। आप इसके अलावे भी बुक्स पढ़ें, लेकिन सोम सीरीज को आप जरूर पढ़ें। दूसरा क्वेश्चन है b इक्वल टू 1 -2 -2 -3। ठीक है, इसको चेक करते हैं ये क्या पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं। सबसे पहले हमको डायगोनल एलिमेंट्स पॉजिटिव होनी चाहिए। 1 तो पॉजिटिव है, 1 हमारा ग्रेटर देन 0 है, -3 लेस देन 0 हो गया, यहीं से खत्म हो गया हमारा। हम आगे चेक भी नहीं करेंगे, नॉट पॉजिटिव डेफिनेट, नॉट पॉजिटिव डेफिनेट। खत्म बात। एक और क्वेश्चन देते हैं जो आप बनाएंगे, 3 नंबर। 1 -2 -2 इसको आप जरूर ट्राई करेंगे। ये क्या है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव डेफिनेट था या नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि क्योंकि इनर प्रोडक्ट किसी वेक्टर स्पेस को अगर हम इनर प्रोडक्ट स्पेस कह रहे हैं, इसका मतलब उसके पास बेसिस होगा, क्योंकि वेक्टर स्पेस को ही हम इनर प्रोडक्ट स्पेस कहते हैं। और वेक्टर स्पेस जो ही कहा किसी को, इसका मतलब उसके पास बेसिस है। चलिए, हम उस बेसिस से इनर प्रोडक्ट स्पेस को रिप्रेजेंट करने वाला मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम कहता है कि, लिखेंगे इसको, let A be the matrix representation of any inner product on V. Let A be the matrix, let A be the matrix representation REPRESENtation. Let A be the matrix representation of any inner product, of any inner product on V, vector space से भी। then A is a positive definite,
इज अ पॉजिटिव डेफिनिट। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। अगर किसी भी वेक्टर स्पेस में let A be the multiplication of any inner product space on V। अगर V एक वेक्टर स्पेस था, हम इसको इनर प्रोडक्ट कर रहे हैं जब वो तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने लगा। अगर हम इसमें A इस इनर प्रोडक्ट स्पेस में इस इनर प्रोडक्ट स्पेस का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, इस इनर प्रोडक्ट स्पेस का ए अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है तो ये हमेशा पॉजिटिव डेफिनिट होगा, इसकी गारंटी है। ये थ्योरम कहता है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए बनने वाला मैट्रिक्स हमेशा पॉजिटिव डेफिनिट होगा। हो सकता है क्वेश्चन में आपको पूछ दे कि दो तीन मैट्रिक्स दे दे और पूछ दे कि इनमें से कौन इनर प्रोडक्ट स्पेस को डिफाइन करेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस चेक करना है कि उनमें से दिए गए मैट्रिक्स में से कौन हमारा पॉजिटिव डेफिनिट है। बस वो चेक कर देना है और ऑप्शन को, ठीक है। अब हम लोग गिवन बेसिस से इनर प्रोडक्ट स्पेस को रिप्रेजेंट करने वाले मैट्रिक्स को निकालना सीखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं। हमने क्या जाना कि इनर प्रोडक्ट स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है वो पॉजिटिव डेफिनिट होता है। एक क्वेश्चन है कि आर क्यू इनर प्रोडक्ट स्पेस है। आर क्यू वेक्टर स्पेस में या इनर प्रोडक्ट स्पेस में U1 इक्वल टू 1 1 0, U2 इक्वल टू 1 2 3, U3 इक्वल टू 1 3 5। ये तीन वेक्टर्स दिए गए हैं जो कि बेसिस बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? बेसिस। किसके? R3 के। ये क्या है? बेसिस। अब हमको इस, ठीक है, फाइंड द मैट्रिक्स ए दैट रिप्रेजेंट्स द इनर प्रोडक्ट इन R3। क्या करना है हमको? मैट्रिक्स लिखा। फाइंड द मैट्रिक्स ए दैट रिप्रेजेंट द इनर प्रोडक्ट ऑन, ठीक है। इन बेसिस के मदद से R3 इनर प्रोडक्ट स्पेस में मैट्रिक्स निकालना है जो इनर प्रोडक्ट को बताएगा। क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले U1 निकालेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स में क्योंकि ये तीन एलिमेंट्स है बेसिस में, इसका मतलब ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स देगा। इसका पोजीशन 1 1 होता है, 1 2 होता है, 1 3, 2 1 2 2 3 3 1 3 3। इसी तरीके से हम इसको इन सभी का इनर प्रोडक्ट निकालेंगे। सबसे पहले निकालते हैं हम किसका? फर्स्ट वेक्टर का, उसी के साथ 1 1 का। तो क्या निकलेगा हमारा? इनर प्रोडक्ट जानते हैं, corresponding एलिमेंट्स को गुणा करके ऐड कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 इक्वल टू 2, ठीक है। अब U1 U2 इसके साथ तो हो जाएगा हमारा 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 0 इंटू 3 0 इक्वल टू 3। फिर हम निकालेंगे U1 3, यानी कि फर्स्ट वेक्टर का थर्ड के साथ इनर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या देगा ये? 1 प्लस 3 प्लस 0, यानी कि 4। अब ध्यान देना है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस में मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक प्राप्त होता है।
क्या होता है, सिमेट्रिक प्राप्त होता है। तो आप देखेंगे कि U1 U2 निकालें, इसका इनर प्रोडक्ट निकालें, वो U2 U1 के इनर प्रोडक्ट के बराबर होता है, क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है रियल वेक्टर स्पेस में, रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस में। इसका मतलब हम अब ये किसके बराबर हो जाएगा, U2 U1 का, और ये किसके बराबर हो जाएगा, U3 U1 का। बचा हमको क्या निकालने के लिए, U2 U2, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट। क्या देगा ये, 1 + 4 + 9 = 14। फिर एक हमारा क्या बचा, अच्छा 2 3, इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर U2 एंड U3। इसका क्या होगा, 2 और 3 का इनर प्रोडक्ट, ये हो जाएगा हमारा 1 + 6 + 15, यानी कि 22। ठीक, अब हम ये, यही हो जाएगा हमारा U3 का इनर प्रोडक्ट विद वेक्टर U2। लास्ट बचा है हमारा इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर U3 विद इटसेल्फ। तो क्या दे देगा ये, 1 + 9 + 25, यानी कि हो जाएगा ये 30। यहां से मैट्रिक्स हमको क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स हम लोगों को मिल जाएगा A = ये हमारा है U1 का, यानी कि यहाँ हो जाएगा ये 2, 1 2 का, यानी कि 3, 1 3, यानी कि 4। फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जो ये 3 यहाँ है वही 3 यहाँ आएगा। U22 निकला है 14, यहाँ लिख देंगे हम लोग 14। फिर U23 कितना निकला है 22, यहाँ लिख देंगे हम लोग 22। फिर इसी, चूंकि सिमेट्रिक है तो 4 यहाँ आ जाएगा, 22 यहाँ आ जाएगा, और 3 3 हमारा 35 यहाँ आ जाएगा। यही हो गया मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस। जब हमको उस इनर प्रोडक्ट स्पेस में, यानी कि उस वेक्टर स्पेस में बेसिस गिवन हो, आपको पूछ सकता है, दे देगा कोई वेक्टर स्पेस, वहां उसका बेसिस दे देगा, और पूछेगा इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कौन होगा इस इनर प्रोडक्ट स्पेस का। तो आप इस तरीके से उसका मैट्रिक्स लिखोगे। ये मैट्रिक्स की क्या खासियत होगी, ये रियल सिमेट्रिक होगा, और ये पॉजिटिव डेफिनिट कंफर्म होगा, क्योंकि पीछे का थ्योरम बोला था कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमेशा पॉजिटिव डेफिनिट होता है। ठीक, चला जाए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग स्पेशल टाइप्स के इनर प्रोडक्ट्स और उसमें कंडीशन को देखेंगे कि क्या, किस कंडीशन में कोई मैट्रिक्स इनर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे आप सोम सीरीज की बुक को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस और लिख देते हैं, आप इसको जरूर सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर पॉजिटिव डेफिनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक मैट्रिसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर पॉजिटिव डेफिनिट। जैसे एक मैट्रिक्स है हमारे पास 3 4 4 5, बी एक मैट्रिक्स है 8 -3 -3 2, एक और थर्ड मैट्रिक्स है 2 1 1 -3, एक और मैट्रिक्स है हमारे पास D = 3 5 5 9। आप इन सब का सॉल्यूशन कमेंट करके हमें बता सकते हैं।
से बढ़ते हैं। अब हम लोग कंडीशन को देखते हैं कि किस कंडीशन में अगर इसके एलिमेंट में कुछ अननोन नंबर दे दे, ऐसा नंबर दे दे कि कुछ के वैल्यू निकालने की बात करें, तब हम कैसे चेक करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के that make each of the following matrices positive definite, that make each of the following, that make each of the following matrices positive definite। ठीक है, हमको के का कंडीशन जानना है जो दिए गए मैट्रिसेस को पॉजिटिव डेफिनेट बना सकता है। पहला क्वेश्चन, ए इक्वल टू 2 -4 -4 के, हमको इस के का वैल्यू जानना है और बताना है कि के उसी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव डेफिनेट होगा। तो कंडीशन, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको तरह तरह के वो ऑप्शन दे देगा उलझाने के लिए, तो आपको उसमें उलझना नहीं है। क्या करना है, सबसे पहले पॉजिटिव डेफिनेट के अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स दिया गया है जो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम कैसे उसे पॉजिटिव डेफिनेट कहेंगे, वो जो दो कंडीशन थे उसको याद रखना है। पहला क्या कि डायगोनल एलिमेंट हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, 2 ग्रेटर देन 0 तो है, के को भी 0 से बड़ा होना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्या था, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट भी 0 से बड़ा होना चाहिए था, तभी जाके हम इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, पॉजिटिव डेफिनेट कहेंगे। निकालते हैं इसका डिटर्मिनांट, डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू 2k -16, इसको 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से क्या होना चाहिए, इसको बड़ा होना चाहिए। तो जब ये 0 से बड़ा कब होगा, इसका मतलब हम 16 को उधर ले जाते हैं, 2k ग्रेटर देन 16, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमको, k ग्रेटर देन 16। ये कंडीशन है जो हमको इस मैट्रिक्स को पॉजिटिव डेफिनेट बनाए रखता है। क्या कंडीशन है कि के हमेशा 16 से बड़ा रखिए और ये मैट्रिक्स हमेशा आपको पॉजिटिव डेफिनेट बना रहेगा। जिस समय के का वैल्यू या तो 16 या तो 16 से छोटा हो गया, ये पॉजिटिव डेफिनेट, इसका पॉजिटिव डेफिनेटनेस खत्म हो जाएगा और ये इनर प्रोडक्ट को भी रिप्रेजेंट करना बंद कर देगा। ठीक है, अब इसी के अनुसार से हमको ऑप्शन दिया रहेगा, उसको चुन देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन है मैट्रिक्स बी इक्वल टू 4k9। ठीक है, 4k9। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सी। हम बी बनाएंगे, सी आपको बनाना है, के 5 -2। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। पॉजिटिव डेफिनेट लाना है, सबसे पहले तो 4, 9 दोनों ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 36 - k², इसको ग्रेटर देन 0 होना है। ठीक है, 36 - k², इसको ग्रेटर देन 0 होना है। अब हमको यहां से क्या मिल जाएगा कि k² लेस देन 36। अगर k² हमारा लेस देन 36 है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा इसका, -6 से बड़ा k और 6 से छोटा।
ये इनइक्वलिटी में हम लोगों ने सीखा है, ठीक है। आप इसको देखेंगे कैसे इसको लिखा गया कि के का जो वैल्यू होगा वो 6 से छोटा होगा और -6 से बड़ा होगा, ठीक। इसी के वैल्यू के लिए, इसी रेंज के लिए ये मैट्रिक्स हमारा पॉजिटिव डेफिनिट होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला। ऑप्शन में आपको क्या दे देगा कि पहला के इक्वल टू 0, एक तो ये दे देगा कि जीरो के लिए क्या ये पॉजिटिव डेफिनिट है, फिर हमको दे देगा क्या कि के फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव डेफिनिट है। नेक्स्ट पॉइंट बना देगा के का रेंज, के दे देगा कि लेस देन 10, कुछ भी दे दे, 4 दे दे, के फॉर ऑल के ग्रेटर देन 0, इस टाइप से दे। तो यहाँ से हम इन्हीं कंडीशन से लेकर के इसको टिक करेंगे। क्या बोला है, के बराबर 0 हो, के बराबर 0 जो कि -6 से 6 के बीच का इसका रेंज है, हर एक वैल्यू को रखेगा ये, इसका मतलब पहला सही है, 0 इसके बीच में आ जाएगा। दूसरा बोलता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव डेफिनिट है, तो नहीं है ये, सॉरी, के हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव डेफिनिट नहीं है। अगर हम, क्योंकि के हमारा -6 से बड़ा और 6 से छोटा होना चाहिए, अगर हम के इक्वल टू 10 ले लें तो क्या ये पॉजिटिव डेफिनिट होगा, नहीं होगा। फिर यहाँ के का वैल्यू 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो के का वैल्यू 10 से छोटा के लिए, तो क्या 9 के लिए ये सही है, 8 के लिए सही है, 7 के लिए सही है, नहीं, इसका मतलब ये गलत है। उसके बाद फॉर ऑल के ग्रेटर देन 0, के हर एक वैल्यू के लिए जो 0 से बड़ा है, तो नहीं, 0 से बड़ा के लिए 1 2 3 4 5 तक तो गया, लेकिन 6 7 8 9 10 को नहीं करेगा, इसलिए ये नहीं, इसका मतलब केवल एक ऑप्शन सही है। इस तरीके से हम ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, बशर्ते ये कॉन्सेप्ट खाली हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने देखा कि एक इनर प्रोडक्ट स्पेस में जो क्वेश्चन आने के जिसकी संभावना है, बस यही 2-3 टाइप के क्वेश्चन आपके आने की संभावनाएं हैं। पहला क्या, इनर प्रोडक्ट का डिफिनेशन हमें क्लियर होनी चाहिए, हिल्बर्ट स्पेस को थोड़ा सा समझ। नेक्स्ट है कि किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस में अगर बेसिस दिए गए हो तो उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे। थर्ड था कि 2x2 मैट्रिक्स को हम पॉजिटिव डेफिनिट कब कहेंगे, उसकी कंडीशन और उस कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके दोस्त, आपके भाई बंधु हैं, जिन्हें जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, किसी सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, उन तक आप इस चैनल को जरूर पहुंचाएं और सेमेस्टर के क्लासेस के साथ साथ IIT जेम नेट JRF पेट की फ्री क्लासेस के लिए उन्हें हमारे साथ जोड़ें।